नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी। अजीत जी, आज जब इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के लिए हम बैठे तैयारी कर ही रहे थे, तो फेसबुक पर संजय त्रिपाठी हैं, पेशे से जर्नलिस्ट हैं, हिंदू कॉलेज में पढ़े हुए हैं, उनके एक पोस्ट ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने यह पोस्ट कल बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के सिलसिले में लिखा। पोस्ट लंबा है, लेकिन 4 पंक्तियां जो शुरुआत की है वह महत्वपूर्ण है। संजय त्रिपाठी लिखते हैं, दादा और दादी का वोट भाजपा को, तो बेटा बेटी पोता पोती का वोट जनसुराज को, पर रिजल्ट राम जाने। खोने के लिए प्रशांत किशोर को कुछ नहीं, पर भाजपा के लिए सारा आकाश। तो देखिए, बांकीपुर उपचुनाव की चर्चा आज भी जारी रखेंगे। एग्जिट पोल आए हैं, इफ बट लगे हैं। कुछ कह रहे हैं बीजेपी जीत रही है, कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। लाइव सिटीज के रिपोर्टर्स ने भी एग्जिट पोल किया। 8 लोग ग्राउंड जीरो पर थे। 8 लोगों में 5 लोग भाजपा की जीत दिखा रहे हैं, 3 लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। लेकिन एक बात यह कही जा रही है कि प्रशांत किशोर जीते या हारे, प्रशांत किशोर की जीत और हार दोनों में बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जीत जाते हैं तब भी, हार जाते हैं तब भी। और यह बात तो पक्की है, इसे सभी ने मान लिया है। राजद वालों ने भी सुबह से मानना शुरू कर दिया कि वह नंबर 3 पर है। तो जब यह बात पक्की है, तो यह विवेचना भी स्पष्ट है कि यदि प्रशांत किशोर संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार होते, तो बांकीपुर का किला जो आज इफबट में है, नतीजे 3 अगस्त को आएंगे, ढह गया था। और भाजपा को कल चुनाव में 2 बजे के बाद किस तरीके से लड़ना पड़ा, जैसे राजद बूथों पर चुनाव लड़ता था, और जिस तरीके से लगा कि कब्जाई संस्कृति, तो यह भी महत्वपूर्ण बात है। और प्रशांत किशोर की जीत हार, देखिए लोग कह रहे हैं, पुराना उदाहरण दे रहे हैं, शरद यादव की बात करने लगे। शरद यादव कैसे 1974 में जबलपुर से उपचुनाव में सेठ गोविंद दास के निधन के बाद वह सीट खाली हुई थी और वह संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बने थे, चुनाव जीते थे। और फिर 1981 में अमेठी में जब संजय गांधी के निधन के बाद राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने को कोई तैयार नहीं हुआ था, तो शरद यादव ने चुनाव लड़ा था। उन्हें 21,000 मत आए थे। लेकिन बड़ी बात यह थी कि वे हार गए थे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि कोई तो विपक्ष से होता जो चुनाव लड़ता। तो प्रशांत किशोर ने यह चुनाव लड़कर यह साबित किया कि वह लड़ सकते हैं। यह साबित किया कि जब वह आगे बढ़ेंगे तो बिहार में जातीय मिथक, यह वोट उस जाति का, यह वोट उस जाति का, यह टूट सकता है। चाहे आप बीजेपी के वोट बैंक की बात कर लें, कोई भी जाति ऐसी नहीं है जिसमें टूट नहीं पड़ी। जेनजी की बात करें, जेनजी की संख्या कम रहती है क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग कहते ही, मैं तो बार बार कहता हूं कि बिहार बूढ़ों का प्रदेश बनता जा रहा है। बांकीपुर सबसे एलिट विधानसभा क्षेत्र है, वहां सबसे समृद्ध लोग रहते हैं। तो जिनके बच्चे वोट देने की उम्र में आते हैं, वह पढ़ने को दिल्ली, पुणे, बंगलोर चले जाते हैं। तो इसे बिहार के पॉलिटिकल पंडितों ने प्रशांत किशोर की जीत और हार में, दोनों में टर्निंग पॉइंट के रूप में, क्योंकि यह भी स्पष्ट हो गया कि जिन लोगों को तेजस्वी यादव को वोट देने में, राजद को वोट देने में परहेज था, गुरेज था, वह गुरेज और परहेज अब प्रशांत किशोर के साथ नहीं है। तो ये टर्निंग पॉइंट वाली जो बात सामने आ रही है अजीत जी, उसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये आपने जो बड़ी बात कही, अब जितनी बातें कही, ये राजनीतिक रूप से एक सिद्धांत के तौर पर जो चीजें हैं जिनसे पूरे देश की राजनीति की व्याख्या होती है, अलग अलग राज्यों की राजनीति की व्याख्या होती है, ये एक जनरल पॉलिटिकल क्वेश्चंस हो गए। बांकीपुर हम लोग बहुत चर्चा कर ही चुके हैं, तो उसके नतीजे जो आएंगे, उसका इम्पैक्ट, अपोजिशन का स्पेस, कास्ट की राजनीति जो बिहार की, जिससे बिहार की पहचान होती है, ये सारी चीजें अब स्टेक पर हैं। अब इन सब चीजों की व्याख्या करनी होगी। और प्रशांत किशोर को भी इस बात का निश्चित रूप से ज्ञानेश्वर जी आइडिया होगा कि वो सिर्फ एक सीट का चुनाव विधायक बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर विधायक बन के, मतलब 243 विधायक है बिहार में, तो वो राजनीतिक पॉलिटिक्स को डिफाइन नहीं करते हैं।
बिल्कुल। पॉलिटिक्स को डिफाइन करने वाली जो बिहार की पॉलिटिक्स कैसे डिफाइन होगी, इसके लिए प्रशांत किशोर लड़ रहे थे। और इस लिहाज से उन्होंने एक ऐसा सबक दिया कि अनुसर जी, हम लोग कल बात कर रहे थे, उस पर कई लोगों ने हमको कहा भी कि आप लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं, क्या सचमुच प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति का व्याकरण बदल देंगे? हमने कहा कि अभी ही पूरी तरह से भले नहीं बदला हो, कम ही बदला हो, लेकिन बदलने की शुरुआत हो गई है। अब ये बिल्कुल। बिहार में अब इसका अगला स्टेप आना है, अगला चरण आना है। अगर प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाते हैं तो वो चरण जल्दी आ जाएगा, वहां तक जी। पहुंचना आसान हो जाएगा। अगर नहीं जीतते हैं तब भी वो समय आएगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये इस बात को प्रशांत किशोर समझ रहे हैं और उसी हिसाब से उन्होंने अपनी सारी चीजें बिछाई हैं। दो तीन चीजें इसमें है जो उनको भी सबक मिला होगा। पहला बिल्कुल। सबक ये है कि बीजेपी का जो, जिसको वो कोर वोट या बीजेपी एंड जेडीयू ने जो सामाजिक समीकरण बनाया है, उस सामाजिक समीकरण में किस हद तक किस मुद्दे से बिखराव हो सकता है जी। और कौन सा उसका वीक पॉइंट है जहां हमको टारगेट करना चाहिए। ये एक तो उनको सबक निश्चित रूप से इस चुनाव में उनको मिल गया है। दूसरा, जो प्रशासन की व्यवस्थाएं होती हैं, सरकार की जो व्यवस्था होती है, उससे कैसे निपटना है। अभी तक तो बिल्कुल। प्रशांत किशोर का गुडविल ज्ञानेश्वर जी चल रहा था कि प्रशांत किशोर अब खड़े हो गए तो कलेक्टर भी सकुचाता है कुछ करने से, एसडीएम भी सकुचाता है, हर आदमी को लगता है, यहां तक कि अदालत में भी इस बात का ख्याल रखा गया कि प्रशांत किशोर है। तो बिल्कुल। ये जो ऑरा है, जब प्रशांत किशोर अस्थाई विपक्ष हो जाएंगे या मुख्य विपक्ष हो जाएंगे बीजेपी जेडीयू के, एनडीए के, तब उनके प्रति ये सद्भाव नहीं रहेगा। फिर जी। उनके साथ भी ट्रीटमेंट वैसा ही होगा जैसा तेजस्वी यादव के साथ होता है बिहार में, या राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के साथ होता है, या उत्तर प्रदेश में बिल्कुल। अखिलेश यादव के साथ होता है। जब उस तरह का ट्रीटमेंट होगा तो ये एडवांटेज खत्म हो जाएगा। तब वो कैसे लड़ाई लड़ेंगे। अब आप सोचिए कि हमको एक व्यक्ति ने कहा, हो सकता है पूरी तरह से नहीं सही हो, लेकिन उन्होंने कहा कि 20-25 जो लोग उठाए गए या 16-20 लोग उठाए गए, बीजेपी का लक्ष्य ये था कि 200-200 300-300 वोट, अगर ये लोग ऐसे लोगों को उठाओ जो लोग 200-200 300-300 वोट मोबिलाइज कर सकते हो, मतदान के दिन वोट मोबिलाइज कर सकता हो, उसको उठा लो, तो उतना वोट तो उसका रुक जाएगा, नहीं आएगा गिरने। तो वो उनका नुकसान होगा प्रशांत किशोर का। तो ये बड़े पैमाने पर हो सकता है आगे, एक प्रयोग के तौर पर हम इसको देख रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि किस तरह के उपाय, इतना माहौल बना, इतना हाई पिच पर इलेक्शन गया, इतना हाई प्रोफाइल इलेक्शन हुआ, और तब भी जनरल इलेक्शन से वोट कम हो गए 6-7%। बिल्कुल। तो ये जो ऐसा कैसे हुआ कि प्रशांत किशोर ने इतनी मेहनत की, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मेहनत की और वोटर नहीं निकला। हम ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी अभी ही एसआईआर होकर के खत्म हुआ है, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वोटर लिस्ट में मृत मतदाता है या अस्थायी रूप से शिफ्ट हो गए मतदाता है या फर्जी मतदाता है। यहाँ तो जो व्यक्ति अभी है 3,80,89,000 जो भी कहा जा रहा है, 3,89,000 की अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति ने अपना प्रमाण पत्र दिया होगा अभी पिछले साल जून जुलाई में, अगस्त तक चला था ना एसआईआर, उसमें दिया होगा। तो वो लोग कहाँ चले? हम मान ले कि कुछ लोग, नौजवान पीढ़ी जो बाहर चली गई रहने, दिल्ली बॉम्बे रहती है, बेंगलुरु रहती है, काम करती है, पढ़ाई करती है, इसके बावजूद बड़ी आबादी है। और हम लोग इस पूरे बांकीपुर के इलाके को, पटना आने वाला हर व्यक्ति जानता है, पटना के जिस भी इलाके में बिहार का आदमी आकर के आमतौर पर जाता है वो सारा इलाका बांकीपुर में आता है। तो उस इलाके में हम लोग सघन आबादी है, ये भी हम लोगों ने देखा, इसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा। तो ये क्या चरित्र है बिहार के मतदाताओं का, कौन सा चरित्र है? तो ये कुछ 2-3 चीजें प्रशांत किशोर को इस चुनाव में समझ में आई होंगी। एक तो बीजेपी का जो और एनडीए का जो कोर वोट है, उसको टारगेट करने में, अगर अभी जो खबरें आ रही हैं कि ये वोट इतना टूटा, ये इतना टूटा, अगर ये सही है तो ये प्रशांत किशोर के लिए ही नहीं, आरजेडी के लिए भी, समूचे विपक्ष के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि हम अगड़ा कैसे तोड़ेंगे। अगड़ा कैंडिडेट आकर के इतना हाई प्रोफाइल पर, हाई पिच पर इलेक्शन ले जाकर के भी वोट नहीं ले आ पा रहा है, अति पिछड़ा कैसे तोड़ेंगे, वैश्य को कैसे तोड़ेंगे। तो और अगर ये नहीं, कोयरी कुर्मी का कैसे समीकरण टूटेगा, अगर इस बार नहीं टूटा है तो, अगर इसी यही रहता है कि अगड़े पूरी तरह से नहीं टूटते हैं, कोयरी कुर्मी का समीकरण बना रहता है, ईबीसी साथ में रहता है, तो फिर कैसे कोई लड़ेगा बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ। तो ये इस चुनाव का बड़ा सबक है। हालांकि फिर आपने शरद जी का 2 बार एग्जाम्पल दिया, हम लोग बड़ा हाई स्टीम में रखते हैं उनको एज ए पॉलिटिशियन। और जब वो 74 में जीत के आए थे तो 1975 के बाद इमरजेंसी 75 में जब लगी जून में, और अपील हुई कि आप लोग सब आदमी छोड़ दीजिए, तो 2 ही एमपीज ने इस्तीफा दिया था, उसमें 26 साल के शरद यादव भी थे। तो वो उस तरह की आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स करने वाले आइडियलिस्ट व्यक्ति थे। उस तरह के व्यक्ति की राजनीति में जरूरत है, वैसा व्यक्ति ही राजनीति बदल सकता है।
प्रशांत बिल्कुल। किशोर वो राजनीति करते हैं अपोजिशन का स्पेस लेने के लिए। जिस तरह से शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव लड़ते रहे, हारते रहे। भाई समाजवादियों को तो सत्ता जाकर के 90 के दशक में या उसके बाद ही मिली है। उसके हम्म। पहले तो आजादी के समय से लड़ रहे थे। ये पहला बैच था जो कांग्रेस से अलग हुआ था समाजवादियों का, ज्ञानेश्वर जी 1948 में, जब जयप्रकाश बिल्कुल। नारायण और नरेंद्र देव सब लोग अलग हुए थे कांग्रेस से। कांग्रेस की सोशलिस्ट हम्म। कांग्रेस जो थी, तो उसमें उसको इतना संघर्ष करना पड़ा। प्रशांत किशोर इस चुनाव के नतीजों के बाद ये भी पता चलेगा कि प्रशांत किशोर ने जो कहा था कि हम टिकेंगे, हम रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, चुनाव लड़ने के बाद अगर वो रहेंगे तो उनका समर्थन बढ़ेगा। जी। उनके साथ जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि हम्म। फिर राजनीतिक लोग जुड़ना शुरू होंगे उनके साथ। हम्म। जब तक आप चुनाव नहीं लड़े हैं तब तक बच्चों का खेल लगता है कि भाई आप बिल्कुल। आए एक एनजीओ की तरह काम कर रहे हैं। आपका एक एनजीओ है, एक संगठन है, एक संगठन काम कर रहे हैं, गैर सरकारी संगठन से आप सरकार की नीतियों के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, आप अच्छी हम्म। बातें कर रहे हैं, आप रोजगार की बात, गरीबी की बात और ये सब चीजें कर रहे हैं। तो जब आप चुनाव लड़ लेते हैं तब सीरियसली आपको राजनीतिक बिरादरी में लिया जाता है कि आप सत्ता की राजनीति में अब आए हैं। तो ये हम्म। प्रशांत किशोर का एक वो मोमेंट था जब वो चुनाव लड़े, सत्ता की राजनीति में उतरे। अगर वो जीत गए तो हमने जैसा पहले कहा उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, सीढ़ी खत्म हो जाएगी और वो एक एस्केलेटर शुरू हो जाएगा। मतलब उनको जी। सीढ़ी नहीं चढ़ना होगा, वो एक बिजली का बिल्कुल। से चलने वाला एक एस्केलेटर होगा जिस पर बड़ी आसानी से वो ऊपर चढ़ जाएंगे। हम्म। अगर नहीं जीत पाते हैं तो फिर सीढ़ियों पर चढ़ना होगा, एक एक करके सीढ़ियों पर पैर रख के ऊपर जाना होगा उनको। ये इस चुनाव में हमको अभी तक का जो टेक अवे है कि जिस तरह के जो उनको सबक मिले हैं, जो उन्होंने मेहनत किया, जो नैरेटिव बनाया, जो एजेंडा बनाया, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद बिल्कुल। ये हम चीजें लग रही हैं कि ये चीजें नहीं उसके अजीत बाद जी, होंगी। आपने देखिए हमने शुरुआत की थी संजय त्रिपाठी के पोस्ट से और आपने कहा अभी अभी कि नए लोग जुड़ेंगे। ये हम और आप जानते हैं कि आज जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके साथ नए लोग जुड़ना नहीं चाहते, जेनजी जुड़ना नहीं चाहता है और मिलेनियल्स के भी जो प्रारंभ के लोग हैं जिनके पास कोई काम है वह नहीं जुड़ना चाहता। संजय त्रिपाठी ने पोस्ट में क्या लिखा, दादा दादी ने बीजेपी को वोट दिया, बेटा बेटी पोता पोती ने जनसुराज को वोट दिया। और प्रशांत किशोर थोड़े गुस्सैल जरूर हैं, कॉरपोरेट सेक्टर से की तरह काम भी करते हैं, लेकिन जो जेनजी है और मिलेनियल्स में जो प्रारंभ वाले लोग हैं उन्हें ऐसा ही ट्रेंड अच्छा लगता है। तो प्रशांत किशोर यदि मामूली मतों के अंतर से हारते हैं और यह बात स्थापित हो जाती है कि यदि वह संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार होते तो बीजेपी बांकीपुर हार जाती तो फिर उनके साथ एक कारवा चल पड़ेगा, क्योंकि सबन मतदाताओं के मत तो टूटे ही टूटे हैं। जो तेजस्वी यादव के वोट हैं मुसलमान और यादव, मुसलमानों में कितना बड़ा विभाजन हुआ, कितना बड़ा विभाजन हुआ। और यादवों का वोट तो सत्यनारायण भगवान के प्रसाद की तरह 3 हिस्से में बट गया, जिस पर कोई नियंत्रण तेजस्वी यादव का नहीं रहा। तो देखिए नए लोग, और जो 3 दिनों पहले आपने ही कहा था कि तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी वह कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने की उम्र सीमा घटाकर 25 साल से 21 साल कर दीजिए, तो वोट देने की उम्र सीमा 18 साल से ही शुरू हो जाती है। तो 18 साल वाले यदि उन्हें बीजेपी से बैर होने लगा, बीजेपी से भी सवाल पूछा जाने लगा है। पहले अंधभक्ति थी लेकिन नई जमात सवाल पूछ रही है। तो ये नए सवाल पूछने वाले नए जमाने वाले लोग जिनके भीतर आप क्रिएटिविटी देखते हैं, वह किसी भी आईटी सेल को जवाब देने की तैयारी में होते हैं, तो उनके लिए तो बिहार में एक नया ऑप्शन क्रिएट हो रहा है ना। इसलिए हमने शरद यादव की चर्चा की कि शरद यादव में लड़ने की ताकत तो दिखाई राजीव गांधी के खिलाफ। असली चीज यही होती है कि लड़ना, आपको लड़ने का जज्बा आपके अंदर है कि नहीं। हम लोग तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर लड़े, जब लड़ने नहीं आए थे तब से हम लोग कह रहे हैं कि उनको लड़ना चाहिए है। और हारना जीतना अलग बात है, वो उनके पास गंवाने के लिए सचमुच कुछ नहीं है। वो जीतेंगे तो बहुत सारा चीज मिल जाएगा, पूरा आकाश मिल जाएगा, लेकिन हारेंगे तब भी कोई चीज नहीं जा रही है उनकी, बल्कि स्थापित ही हो रहे हैं। वो तो लड़ने का जज्बा दिखाना चाहिए था, वो उन्होंने इस बार दिखाया है लड़ने का जज्बा। आपने जो बात कही उसमें 2 बातें हैं। एक तो जेन जी की बात है, जो जनरेशन जी, जो 1997 से 2012 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, जो आज 14 साल से लेकर के 29 साल के बीच में है। हम इनका आंकड़ा देख रहे थे ज्ञानेश्वर जी, पूरे देश में इनकी आबादी 35 से 37 करोड़ है। अब 35 से 37 करोड़ लोग हैं ये जेन जी, और इसमें से हम मान लें कि 14 से 18 साल वाला जो 4 साल है उसको हम 10% मान के 10% उनका हटा देते हैं, मतलब 1/4 हटा दे, मान लीजिए कि 1/4 हटा देते हैं उसमें से कि ये 25% है, तो 25% में 1/4 हटाते हैं तो लगभग हमारे हिसाब से 25 करोड़ के करीब वोट आता है।
तो जेनजी का वोट जो है, जेनजी की मतलब आबादी आबादी उनकी है 37-38 करोड़, जी। वोट होता है 25 करोड़। अब ये हम्म। 25 करोड़ वोटर, आप सोचिए कितना बड़ा वोटर है और उसकी स्मृति में क्या चीजें बैठी हुई है। बिल्कुल। भारतीय जनता, ये प्रधानमंत्री जो इतने बेचैन हैं, जो लगातार इंस्टाग्राम पर एड्रेस कर रहे हैं, और वीडियो, चौथा वीडियो भी आ गया उनका, वो जो जी। कोशिश हो रही है, वो कोशिश इस 25 करोड़ वोटर के लिए है। ये 25 करोड़ बिल्कुल। वोटर अभी है ज्ञानेश्वर जी, अभी है। और 4 साल के बाद जो बचे हुए 10 करोड़ है, 12 करोड़, वो भी वोटर हो जाएंगे। जी, बिल्कुल। उनकी समझ आप कह नहीं रहे हो, हैं लेकिन बचे उसके हुए बाद वो भी वोटर हो हो जाएंगे। जाएँगे। अजीत जी, अभी 3 दिनों पहले आपको हमने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की कहानी सुनाई थी। आज हमने हाँ, सुबह-सुबह दैनिक जागरण में हमने खबर पढ़ी, गया के वजीरगंज में स्कूली बच्चों ने शौचालय और पंखे के लिए आंदोलन कर दिया और फिर एसडीएम को इंटरवेन करना पड़ा और यह आश्वस्त करना पड़ा, स्कूली बच्चों का आंदोलन शुरू हो गया है, जो जल्दी ही 18 साल के होंगे और वोट देने का अधिकार प्राप्त करेंगे। हम उस पर भी आ रहे हैं ज्ञानेश्वर जी। हम तो अभी जेनजी का वोट गिन रहे हैं, 25 करोड़ जी। वोट है। और हुँ, 4 साल के बाद बचे हुए 10 करोड़ भी जो हैं इस पीढ़ी वाले, जो हुँ, जन्मे हैं 12 तक, वो भी वोटर हो जाएंगे। तो बिल्कुल। 35-36 करोड़ वोटर जो है, वो इस स्मृति के साथ रहेगा। हुँ, पार्टियों का राजनीतिक जीवन, एक नेता का राजनीतिक जीवन हो सकता है 10 साल, 20 साल, 25 साल का। पार्टियों का राजनीतिक जीवन तो 10, 20, 25 साल का नहीं होता ना। 135, हुँ, 36 साल की की पार्टी हो गई, उससे भी ज्यादा की पार्टी हो गई कांग्रेस। तो उसके लिए आगे का रास्ता तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ये पीढ़ी कैसे ट्रीट बिल्कुल। करेगी? ये पीढ़ी तो उस तरह से भक्त नहीं है। इस पीढ़ी में तो उस तरह के सवाल, उस तरह की चीजें नहीं है जो हम लोग, हमारे आपके पीढ़ी में जो हम लोग आते हैं, जेनेक्स वाले या मिलेनियम्स उसके बाद वाले, उसके तरह का तो नहीं है मामला इनका। जी। और जो आपने जिन बच्चों की बात कही, हमने शहडोल में देखा, हमने फतेहपुर में देखा, गया में देखा, ये जो चीजें हैं, स्कूल के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। शहडोल में तो बच्चियां बजावता हॉस्टल से निकल के कलेक्ट्रेट की तरफ मार्च कर रही थी, 8वीं 9वीं क्लास की हुँ, बच्चियां। तो जी। ये जो ये फिर आइए अगला जनरेशन, जो जेन अल्फा है, जनरेशन अल्फा, हुँ, जिनका जन्म 2012 से लेकर के अभी तक हुआ है, हुँ, 2012 से 26 तक के बीच में जो है, इनकी ये सबसे बड़ा वर्ग है आबादी के हिसाब से ज्ञानेश्वर जी, 44 करोड़ आबादी है। और बिल्कुल। इसका अगर हम एक चौथाई भी माने, तो हुँ, इसमें के 11 करोड़ लोग अगले 4 साल में वोटर हो जाएंगे। तो जी। अब आप सोचिए, अगले 4 साल में जेनजी वाले और 10 करोड़ होंगे, इनके 11 हुँ, करोड़ होंगे और 25 करोड़ वो, तो ये 47 करोड़ वोटर होगा, जिसकी उम्र ज्ञानेश्वर जी अगले 4 साल के बाद 18 से 29 साल के बीच की होगी। हुँ, तो इनको फिर आप अगर ये इस स्मृति में रहते हैं, और ये इसका बड़ा हिस्सा बिहार में भी होगा, चूंकि बिहार की, देश की में हर 10वां व्यक्ति बिहारी है, तो बिल्कुल। उसी अंदाज में होगा। इसमें से भी अगर ये 47 करोड़ कह रहे हैं, तो 4 करोड़ वोटर हमारे यहाँ भी होंगे, बिहार में भी इस ब्रैकेट वाले होंगे। तो हुँ, उनको आप, उनकी स्मृति में क्या चीजें हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, आप उनको दूसरी चीजें बता रहे हैं। जब वो आंदोलन करने बिल्कुल। उतरते हैं, तो आप उन पर लाठी चलाते हैं, इंटरनेट बंद करवाते हैं, मेट्रो स्टेशन बंद करवाते हैं, फूड डिलीवरी एप्स बंद करवाते हैं, बेस्ट कैब सर्विस बंद करवाते हैं, आप घेराबंदी करवा देते हैं, उनके ऊपर पैलेट गन चलता है। ये मेमोरी होगी ना उनकी। जी, तो बिल्कुल। इसमें फिर ये बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात है। और वैसे समय में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो एज ग्रुप में उनके ब्रैकेट का नहीं हो, लेकिन उनसे इमीडिएट पहले वाला हो, और हुँ, वो उनके मन की बातें करता हो, जिसका जी। एक एक्सपोजर, एक ग्लोबल एक्सपोजर हो, प्रशांत किशोर उस सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। जैसे राष्ट्रीय हुँ, स्तर पर आज राहुल गांधी अपने को उसके साथ ज्यादा नजदीक कर पा रहे हैं, बाकी दूसरे बिल्कुल। पुराने नेताओं के मुकाबले। तो ये जी। प्रशांत किशोर के लिए ये आगे की जो संभावना बन रही है, ये जो अब हम छोड़ दें, अब हम लोग की पीढ़ी, जेन नेक्स्ट छोड़ दें, मिलेनियल छोड़ दें, जो हुँ, अगले 5 साल के बाद जो राजनीतिक पौध रहेगी बिहार में, 4 करोड़ वोटर जिस एज ग्रुप का होगा, वो प्रशांत किशोर को अपना नेता मान सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई बैगेज नहीं है, उसके ऊपर बिल्कुल। मंडल का बैगेज नहीं है, उसके ऊपर मंदिर का बैगेज नहीं है, उसके ऊपर किसी तरह का बैगेज नहीं है। उसको हुँ, अपना भविष्य सुनिश्चित करना है, अच्छा लाइफ चाहिए उसको, अच्छी अच्छी जिंदगी चाहिए उसको। इसके लिए वो संघर्ष कर रहा है। वो लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई सौरभ दास और नौजवान पार्टी कर रहे थे, उसका मंत्र है वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। उनका मंत्र है, बिल्कुल। 5 दिन मेहनत करते हैं, 2 दिन पार्टी करते हैं वो लोग। तो उससे हुँ, उनको कैसे छोड़ दीजिए? उनकी अपब्रिंगिंग उस तरह से है। वो इंटरनेट के जमाने में, स्मार्टफोन के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में वो पैदा हुई पीढ़ी है। तो हुँ, आप बड़ी हुई पीढ़ी, आप उसको इससे नहीं रोक सकते हैं। वो कमाना जानते हैं, पैसा कमाना, पैसा खर्च करना जानते हैं, वो देश की इकोनॉमी की रीढ़ बनने वाले हैं। वो ट्रेडिशनल तरीके से पैसा नहीं कमाएंगे, वो ऑफिस खोल करके नहीं बैठने वाले हैं, उनका लैपटॉप उनका ऑफिस है। हम पहले भी कह रहे थे कि उनका लैपटॉप उनका ऑफिस है। और ये जरूरी नहीं है कि यहाँ अमेरिकी मॉडल चल रहा है, ब्रिटिश और इंडियन मॉडल नहीं चल रहा है कि अमुक जी जब तक 60 साल के नहीं होंगे तब तक कैसे उनको प्रोफेसर बना दिया जाए।
या जी 40 साल के नहीं होंगे तब तक कैसे उनको ये पद दे दिया जाए, उम्र और हम्म, अनुभव के आधार पर पद मिलता था। अमेरिका में नहीं होता, अमेरिका में तो 40 साल का आदमी राष्ट्रपति बनता है, 48 साल में रिटायर हो जाता है। तो ये बिल्कुल। मॉडल है यहाँ कि 22 साल का आदमी करोड़पति हो जा रहा है, करोड़पति के अरबपति हो जा रहा है। इस देश में हम्म 23-23 साल के अरबपति बने हैं, बिलियनियर्स बने हैं, हम्म बिलियनियर्स बने हैं। तो ये हम्म बिलियनियर्स बन जा रहा है 22-23 साल में इसका बच्चा, इस उम्र के बच्चों को, और आप इसको गाली देकर के बीजेपी की एमपी उनको गटर जनरेशन कह रही है। तो एक तरफ बीजेपी कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे ये वर्ग और इसके अंदर गुस्सा भर रहा है, हम्म। इसके अंदर दूरी बढ़ रही है। तो ये और दूरी आप देखिए बढ़ेगी अजीत तो जी, उसका दूरी लाभ पर। शांति किशोर, जी हाँ, जैसे नेता को मिल हाँ सकता है। जी, और आप देखिए कि बांकीपुर में ही देखिए, आज मुझे एक नेताजी बता रहे थे कि चलिए प्रशांत किशोर जीत भी जाते हैं तो क्या हो जाएगा, जो उपचुनाव होते हैं उसमें ऐसे चौंकाने वाले नतीजे आते ही आते हैं। हमने कहा कि देखिए, इसे बेलागंज की तरह ट्रीट मत कीजिए जहां मनोरमा देवी जीत गई, सुरेंद्र यादव के बेटे हार गए। इसे रामगढ़ की तरह ट्रीट मत कीजिए जहां जगदानंद के बेटे हार गए, क्योंकि वहां जो उम्मीदवार थे वह स्थानीय स्तर पर जाने जाते थे, और यहाँ जो उम्मीदवार है प्रशांत किशोर, जीत या हार दोनों में उनकी पहचान राष्ट्रीय है, और वह अभी मिट जाने वाली पहचान नहीं है। देखिए प्रशांत किशोर स्वयं चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे थे कि मैं विधायक होकर आपकी कितना सेवा कर पाऊंगा मुझे नहीं पता है, संभव है कि महीने 2 महीने के भीतर यदि मैं विधायक बन भी गया तो आप सिर्फ विधायक के नजरिए से मुझे देखेंगे, तो मुझ पर आप अंडा टमाटर फेंकना शुरू कर देंगे, लेकिन मैं बिहार की आवाज जरूर बनूंगा। और देखिए बांकीपुर के उपचुनाव में यदि प्रशांत किशोर न होते, कोई दूसरा होता तो, और कोई संघर्ष होता, पहले तो संघर्ष ही नहीं होता, यदि कोई संघर्ष होता तो बीजेपी बस इससे ही डिफ्यूज कर देती कि देखो सब्जी बाग के मुसलमान इकट्ठा हो गए, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। क्या बिहार में जहां जात हर कदम पर है, वहां इस बात की कोई कल्पना कर सकता था, टूट चाहे जितनी हो, कि यादव भूमियार भी साथ प्रशांत किशोर को वोट देंगे? प्रतिशत चाहे जो हो, ब्राह्मण और जादव साथ वोट देंगे, जादव और राजपूत साथ वोट देंगे, मुसलमान और पंडित साथ वोट देंगे। तो यह तो बिल्कुल एक नई रेखा जो आप कह रहे हैं, नया व्याकरण लिख दिया गया बिहार की राजनीति का, वह तो होता दिख ही रहा है ना जी जी। बिल्कुल होता दिख रहा है। और इसको वहीं पहले वाली सवाल में वो बात रह गई थी जो आपने कहा था कि अब यादव वोट सत्यनारायण के प्रसाद की तरह बटा है और जी जी, तेजस्वी यादव का कोई सत्यनारायण भगवान की नियंत्रण तरह, नहीं है। सत्यनारायण भगवान के प्रसाद की तरह, भगवान की वहीं पूजा की तरह, जी बिल्कुल जी। हाँ, उनके प्रसाद की, हम्म सत्यनारायण भगवान की पूजा के प्रसाद की तरह जो बटा है, उस तरह का हम्म बटा है और कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। तो वो एक बड़ा, एक टर्न अराउंड है, मतलब एक बड़ा, एक माइलस्टोन चीज कह सकते हैं हम लोग पॉलिटिक्स में है, बिहार की पॉलिटिक्स में। क्योंकि हम्म ये दिखाता है, जिस पर हम लोग बार बार बात कर रहे थे, कि उसके अंदर एक बेचैनी है सत्ता के लिए। यादव हम्म मतदाताओं के भीतर, उनके पुराने लोगों में भी, नए लोगों में, उन्होंने सत्ता देखी है, सरकारी जाति कही जाती थी वो, और अब हम्म, लगातार हाशिए में है। तो कब तक रहेंगे ये? हम कई बार आपके साथ बातचीत में कहा कि जब जब जाटों बिल्कुल को लगा कि नहीं हो पा रहा है, तो एक नई पार्टी बनी थी, दुष्यंत चौटाला को उन्होंने जिता दी 10 सीटें, और वो उप हम्म मुख्यमंत्री रहे, उनको सत्ता का उन्होंने आनंद दिलाया दिलाया, सत्ता का उनको, जो सत्ता की मौज होती है सो मिली उनको, हम्म, मलाई भी होती है वो भी मिली। तो कोई कास्ट बिल्कुल जो है, कोई कम्युनिटी जो है, वो अगर सत्ता में रही है तो बहुत समय तक फिर आप उसको उससे दूर नहीं रख सकते, फिर वो जगह बिल्कुल। ढूंढता है कि कहां से सत्ता आ सकती है। तो ये हम्म बेचैनी यादवों के अंदर है, और वो एक निराशा भी है कि हम बार बार वोट दे रहे हैं आरजेडी को, आरजेडी नहीं जीत पा रही है। तो जी इस निराशा में भी और अपने सत्ता की उम्मीद में भी वो नई जगह खोज रहा है। तो एक हम्म जगह उसको दिख रहा था कि प्रशांत किशोर वो जगह हो सकते हैं, और एक जगह ये भी है कि बीजेपी को क्यों छोड़ दें, बीजेपी के साथ ही चलते हैं। भाई हम्म बीजेपी ने नित्यानंद राय को इतने वर्षों से तो गृह मंत्री बना करके रखा है ना, देश में सबसे पावरफुल जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट होते हैं उसमें एक पोस्ट है गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री है, वो हम्म, अमित शाह के साथ काम करते बिल्कुल हैं। पहले ही बिल्कुल। बार में रामकृपाल यादव को मंत्री बना के रखा था जब वो गए थे और मंत्री हो गए थे। अभी भी बिहार में हम्म मंत्री हैं ही वो, और उनके एमपी जीत करके जाते हैं, उनका प्रॉपर पूरा सम्मान है। एक मुख्यमंत्री भी बना रखा है मध्य प्रदेश में मोहन यादव को, भारतीय जनता पार्टी ने। और अभी इतना बड़ा, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, सैकड़ों हजारों करोड़ की जमीन की बात है, तभी मोहन यादव पद पर बने हुए हैं। तो बिल्कुल। बीजेपी के अंदर भी तो, यादवों के अंदर भी तो ये लग रहा होगा कि बीजेपी में क्या बुराई है, हम लोग अपोजिशन में रह के और वो यादवों झेल के लेंगे। भीतर क्या लग रहा है, आज मेरे एक मित्र ने, आप भी जानते हैं उन्हें नाम लेना उचित नहीं होगा, उनके घर एक अमेजन का डिलीवरी बॉय है। तो बातचीत कुछ हो गई, तो उन्होंने पूछा, नाम पूछ दिया, तो उसने बताया राकेश यादव। तो मेरे जानने वाले, आपके जानने वाले ने पूछा कहाँ रहते हो, तो उसने कहा मंदिरी इलाके में। तो उन्होंने पूछ दिया राजनीतिक रूप से जागृत हैं कि कल बांकीपुर में उपचुनाव था, आपने वोट दिया क्या? उसने कहा हाँ वोट दिए।
तो उसने उन्होंने पूछा हमारे आपके मित्र ने कि राजद को दिए होगे, तो उसने कहा ना 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 ना, हमने जनसुराज को दिया है। तो वह चौंक गए। अब देखिए वह मिलेनियल्स हैं, वह चौंक गए कि भाई तुमने राजद को वोट न देकर जनसुराज को वोट दे दिया। 2 लाइन में उसने जो बात कही यह सोचने वाली बात है। उसने कहा कि अब लालू यादव नहीं है, पहले यादवों की कोई जरूरत होती थी तो वह तुरंत लालू यादव के पास पहुंच जाता था, फाटक खुला रहता था और लालू यादव मिल लेते थे, उनकी बातें सुन लेते थे, समस्या के निराकरण का प्रयास करते थे, दुख दर्द में सुख दुख में खड़े होते थे। अब तेजस्वी यादव से मिलना ही पहाड़ तोड़ने जैसा है। यादव कष्ट में जीते रहे, वह जाएंगे, फाटक बंद है, फाटक 1 दिन के बाद खुलेगा, 2 दिन के बाद खुलेगा, और जो मिलवाने वाले लोग हैं वह तो तेजस्वी यादव से भी ज्यादा बड़े रंगदार हैं। तो सोचिए, जब यह बात चली गई है तो वह विकल्प खोज रहे हैं। अभी तत्काल हाँ विकल्प उन्हें लगा है जनसुराज के रूप में, कल उन्हें बीजेपी में भी लग सकता है, जो हमने कहा सत्यनारायण भगवान के प्रसाद की तरह, क्योंकि नित्यानंद राय ने इतनी कड़ी मेहनत की और लोगों से घुल मिल कर, जो आप कह रहे हैं कि भाई तुम वहां वोट देते देते परेशान हो गए, हम्म, कुछ मिल नहीं रहा, इधर ही आ जाओ, देते हैं तुमको। हाँ हाँ और दे देंगे ना। अभी देने की स्थिति में है ना, उसकी भारत में जी। सरकार है, भारत सरकार है बीजेपी की, बिहार सरकार है, आस पड़ोस के राज्यों में उसकी सरकार है, वो कहीं भी कुछ भी दे सकता है। भाई हम्म। नंदकिशोर यादव को राज्यपाल बनाया है ना, बिल्कुल। सम्मानजनक ढंग से सब तक सरकार बनी, मंत्री रहे, अभी गवर्नर है। हम्म। तो हम्म। देने में बीजेपी कोई कसर थोड़ी छोड़ रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, गवर्नर, प्रदेश में मंत्री, मुख्यमंत्री बगल में बना तो सब रखा ही है। बिल्कुल। यहाँ ये जो अहिरवाल के बड़े यादव नेता हैं, राव नरेंद्र सिंह, और ये ये जो अहिरवाल गुड़गांव वाले, इनको भी मंत्री बना ही रखा है यहाँ केंद्र में। राव जी। नरवीर यादव, उनका नरवीर, राव नरवीर ही नाम है, उनकी हम्म। बेटी एमएलए हो गई है, वो भी केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। तो बीजेपी दे तो रही है, जहां जिसको देना है वो दे रही है। तो हम्म। ये यादवों के मन में ये आ सकता है कि भाई इसमें क्या बुराई है, जब यहाँ कुछ नहीं मिल रहा और नेता मिलने तक नहीं का हमको मौका नहीं मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं हम्म। बीजेपी को दे दें, या जनसुराज को दे दें, या जो नया ऑप्शन मिल रहा है उसकी तरफ जाएं। तो ये हम्म। खतरे की घंटी है, क्योंकि जैसे ही हम पहले भी कहते रहे कि यादव का वोट छूटेगा, मुसलमान को कोई लव लस्ट नहीं है। मुसलमान हम्म। इसलिए आरजेडी के साथ है क्योंकि उसके पास 14% का एक वोट आधार है, और मुसलमानों को लगता है कि सत्ता मिलेगी नहीं तो एक मजबूत विपक्ष रहेगा और वो हम्म। हमारी रक्षा करेगा। तो अब वो भी नहीं है, तेजस्वी यादव उसके लिए भी खड़े नहीं है कि वो रक्षा हम्म। करे। लालू यादव की तरह उन्होंने कोई ऐसा मुसलमानों का लीडरशिप नहीं खड़ा कर रखी अपने आसपास की, वो लड़ ले उनके। लालू हम्म। यादव के साथ तो सहादुद्दीन भी थे, और तस्लीमुद्दीन भी थे, और फैयाज अहमद भी थे, और मोतियूर रहमान भी होते थे। उनके पास तो सारे बड़े स्ट्रॉन्ग बिल्कुल। मुस्लिम लीडर होते थे जो मुस्लिम हितों की रक्षा करते थे, या स्वयं लालू यादव करते थे। तो हम्म। यादव टूटेगा तो मुसलमान भी चला जाएगा, और बिना गए भी मुसलमान ने जो टैक्टिकल शिफ्ट इस बार दिखा कि इस बार प्रशांत किशोर बीजेपी को हराने के लिए वेल पोजिशन है, तो उनके साथ चले जाते हैं। तो ये हम्म। तो मुसलमान और यादव वाला वोट तो एकदम टूट गया है, उसमें तो पूरा बिखरा हुआ है। लेकिन जो आपने बड़ी बड़ी तस्वीर की बात कही कि ये जो समीकरण टूट रहा है जाति का, कि जी। यादव भूमिहार के साथ, भूमिहार राजपूत के साथ, और राजपूत यादव के साथ, ये सब मिलकर के ब्राह्मण और मुसलमान एक साथ ये वोट किया है प्रशांत किशोर के लिए, हम्म। परसेंटेज चाहे जितना रहा हो। तो जी। ये एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत है। इससे जो हम्म। कास्ट वाला समीकरण है, जो कास्ट का इक्वेशन है, वो टूटेगा। और ये एक ऐसे इक्विलिब्रियम में पूरी राजनीति बिहार की घूम रही है वर्षों से, दशकों से, वो ब्रेक हम्म। होगा प्रशांत किशोर की इस राजनीति से। वो बिल्कुल। जीते हारे, वो इस राजनीति को आगे अगर लेके जाते हैं, तो इस उन्होंने ये गारंटी कर दी है। जैसे जैसे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में नौजवानों ने ये किया और नारा भी लगाया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हम्म। प्रशांत किशोर ने ये बता दिया है कि वोट टूटता है, बीजेपी का भी वोट टूटता है। हम्म। बीजेपी को भी डराया जा सकता है, बीजेपी का भी गला सूख सकता है, बीजेपी के भी पसीने छूट सकते हैं, हम्म। प्रबंधन में बीजेपी को भी कमजोर साबित किया जा सकता है, और बीजेपी का भी वोट तोड़ा जा सकता है। उन्होंने ये बता दिया। खाली आपको उसके बिल्कुल। लिए मेहनत करने की जरूरत है, राइट डायरेक्शन रखने की जरूरत है, बताया और तो सही ऐसे अभी एजेंडे पर कि विचार करने की बताया जरूरत तो ऐसे कि कल 2 बजे के बाद कई बूथों का जो दृश्य था, ऐसा लग रहा था कि भाजपा वाले राजद की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। बूथ पर दूसरों को घुसने से रोकना, यदि जनसुराज के नेता आए हैं, और प्रशांत किशोर भी देखिए, जब चुनाव चल रहा था 4 बजे के करीब, शाम 4 बजे के करीब, जनसुराज संघर्ष वाहिनी के अध्यक्ष, जो पहले ललित है। नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, जो वहां का आंदोलन है, उसके एक्स प्रेसिडेंट अनूप मैथिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। प्रशांत किशोर 4 किलोमीटर तक पीछा करते रहे, 4 किलोमीटर तक। उन्होंने कहा चुनाव छोड़ दो, लेकिन अपना साथी यदि पकड़ा जा रहा है तो पहले पीछा करो। तो ये संघर्ष देखा जाता है।
देखा जाता है। और जो उस दिन की रात का वीडियो था, हम लोग कल बात जी कर रहे बिल्कुल, थे, वो कैसी जो बात था। रात में बैठे रहे, उसका तो बड़ा इम्पैक्ट हुआ ना। तो शहरी इलाका है, तुरंत सारी बात पहुंच गई। और हम्म। जो अब एक तो सबसे पहली, जब पॉलिटिक्स में सबसे पहली चीज क्या होती है, जो आपके साथ लॉयल सहयोगी रहे, लॉयल्टी रहे, हम्म। निष्ठावान लोग आपके साथ रहे, जो हम्म। किसी भी हालत में आपके साथ संघर्ष में रहेंगे। तो ऐसे लोग बना रहे हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने बनाया है ऐसे लोग। ये जिन लोगों के लिए हम्म। उन्होंने इस तरह की लड़ाई लड़ी है, वो उनके साथ रहेंगे। सारे लोग न भी रहे तभी अधिकतम लोग उनके साथ रहेंगे। और वो हर जाति बिल्कुल। के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, बिहार के हर इलाके के उन लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये उन्होंने एक जो व्याकरण जाति का था, एक जो इक्विलिब्रियम बना हुआ था कि सोशल इक्वेशन के बगैर आप नहीं जीत सकते हैं, उसको हम्म। काफी हद तक उन्होंने ब्रेक किया है। लेकिन उसमें भी उस इक्वेशन के भीतर का एक इक्वेशन जो चलता है, वो प्रशांत किशोर को चलाए रखना होगा। इसमें इतने नजदीक तक वो इसलिए भी पहुंचे, उनका एजेंडा इंपॉर्टेंट था। बाई इलेक्शन हम्म। में लोगों का एक ये भी धारणा थी कि इससे कोई सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है, तो किसी को भी वोट दे देते हैं। जी। जो एक जो कैंडिडेट को लेकर के एक जो पॉजिटिव इमेज नहीं बनी थी, वो भी कारण है। इन सब हम्म। कारणों के अलावा, और जो घटनाक्रम बिलौटी का था, इस ये सब भी चीजें थी। लेकिन प्रशांत किशोर की ब्राह्मण आइडेंटिटी काम कर रही थी। हम लोग बिल्कुल। बार बार कहते रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, पिछले चुनाव में भी अगर उन्होंने ब्राह्मण बहुलता वाली 30-40 सीटें आइडेंटिफाई की होती, वहां ब्राह्मण उम्मीदवार दे करके और एक अपनी आइडेंटिटी के साथ लड़े होते, तो 10-12 सीट 15 सीट भी जीत सकते थे। ऐसी स्थिति नहीं होती उनकी। एक जी। आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स हर व्यक्ति को करनी पड़ती है, आप चाहे कितने भी प्रोग्रेसिव हो। हम्म। उसमें अगर अपनी आइडेंटिटी उनकी रहती है, उस आइडेंटिटी के साथ वो दूसरा एक समीकरण बनाते हैं, जो हम कल परसों भी कह रहे थे कि 4% वोट पर जब नीतीश कुमार ने बना लिया, तो 3.5% वोट पर प्रशांत किशोर भी बना सकते हैं। वो कोशिश उनको जारी रखनी चाहिए है, पॉजिटिव एजेंडा के साथ। नीतीश कुमार कास्टिज्म नहीं कर रहे थे, जातिवाद का एजेंडा नहीं चला रहे थे, वो हम्म। बिहार को बदलने के लिए आए थे। अब बिहार को फिर से बदलना है। लालू बिल्कुल। यादव के बिहार को बदल करके नीतीश कुमार जहां तक ले आए हैं, यहां से फिर बिहार को बदलना है। और उसके लिए जिस तरह का भी समीकरण बनाना है प्रशांत किशोर को, उस तरह का समीकरण उनको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए, कोशिश करनी चाहिए और फिर से कह रहे हैं, जीत या हार दोनों में प्रशांत किशोर के लिए खोने को कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए आसमान भर की चुनौतियां हैं और तेजस्वी यादव बहुत ही सिकुड़ते जा रहे हैं। पता नहीं अब किस देश की सैर करने को जा रहे होंगे, यह नहीं पता है। जब पता होगा तो वो भी बता देंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति से कोई नाता मतलब उनका दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बांकीपुर की विवेचना 3 अगस्त तक, 3 अगस्त के बाद भी जीत हार के साथ भी विवेचना जारी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।